आइए आज इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटते हैं जो 13 अप्रैल 1919 की तारीख पर आकर ठहर जाते हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा घाव है जिसे याद करते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल करीब से समझेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे एक अकेली खौफनाक घटना ने पूरे के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस ऐतिहासिक चर्चा में गहराई से उतरते हैं। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक बाग नहीं, ये भारत की चीखों का गवाह है। और सच मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो साफ बताते हैं कि ये एक ऐसी भयानक घटना थी जहां बिल्कुल निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई थी। इस एक घटना ने पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजी हुकूमत के असली क्रूर चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। लेकिन इसे सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, 1900 के दशक की शुरुआत के उस वक्त को भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में था और देश के भीतर एक भयंकर गुस्सा सुलग रहा था। भारी टैक्स वसूले जा रहे थे, किसानों का तो लगातार शोषण हो ही रहा था और बोलने तक की आज़ादी छिन चुकी थी। पर सबसे बड़ा धोखा हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने वादा किया था कि अगर भारतीय इस युद्ध में उनका साथ देंगे तो उन्हें ज्यादा अधिकार मिलेंगे। हमारे हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन युद्ध खत्म होते ही अंग्रेज अपने इस वादे से मुकर गए। वादे पूरे करना तो दूर की बात है, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उल्टा एक ऐसा कानून थोप दिया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। भारतीयों ने इसे तुरंत काला कानून नाम दिया। और क्यों न देते, इसके तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमे के सीधे जेल में डाल सकती थी। प्रेस की आज़ादी पूरी तरह कुचल दी गई थी और सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलना भी अपराध बन गया था। इस दमनकारी कानून ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखते ही देखते देश भर में भयंकर हड़तालें शुरू हो गई। हालात लगातार एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहे थे। 1914 से 1918 के बीच के टूटे वादे, फिर 1919 में रॉलेट एक्ट का आना। लेकिन पंजाब में ये तनाव अपने बिल्कुल चरम पर तब पहुंचा जब अमृतसर में दो बेहद लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने जैसे आग में घी का काम किया और हर तरफ भारी विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसी बढ़ती हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दिन आता है 13 अप्रैल 1919 का, बैसाखी का दिन। हम सब जानते हैं कि पंजाब में बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये खुशी, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक है। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की भीड़ जुटी। कुछ लोग बस अपना त्योहार मनाने आए थे तो कुछ एक शांतिपूर्ण सभा का हिस्सा बनने। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी तो ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोगों को भनक तक नहीं थी कि शहर में धारा 144 जैसी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। अब जरा उस जगह की बनावट को समझिए जिसने इस दिन को इतना घातक बना दिया। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए बस एक या दो बेहद संकरे रास्ते थे। अंदर एकदम शांतिपूर्ण भीड़ थी। बड़े बुजुर्ग भाषण सुन रहे थे, बच्चे वहां खेल रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर शाम के करीब 5 बज रहे थे और वो हुआ जिसने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। सेना की कमान संभाले हुए जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। उन सब के हाथों में राइफलें थीं और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि डायर ने वहां मौजूद उस शांतिपूर्ण भीड़ को वहां से चले जाने की एक भी चेतावनी नहीं दी। बिना कुछ कहे सीधे अपनी सेना को फायर करने का आदेश दे दिया। महज 10 मिनट। ये 10 मिनट सुनकर शायद बहुत छोटा समय लगे, लेकिन सोचकर देखिए, बिना किसी दया के, बिना रुके ये अंधी फायरिंग लगातार पूरे 10 मिनट तक चलती रही। उस खौफ और उस अंतहीन पीड़ा की बस कल्पना करके देखिए, जब चारों तरफ ऊंची दीवारें हों, बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया गया हो और बंदूकों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही न ले रही हो। ब्रिटिश क्रूरता का असली पैमाना समझना हो तो इस नंबर को देखिए, 1650 गोलियां। ये वो गोलियां थीं जो उस निहत्ती, भागती और जान बचाती हुई भीड़ पर दागी गईं। सैनिक तब तक लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। साफ है, ये कोई भीड़ को हटाने की कोशिश नहीं थी। ऐतिहासिक स्रोत चीख चीख कर बताते हैं कि ये सीधे तौर पर एक सुनियोजित नरसंहार था। उस वक्त बाग के अंदर तबाही का जो मंजर था वो पूरी तरह से अकल्पनीय था।
हर तरफ चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने के लिए उन ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वहीं गोलियों का शिकार हो रहे थे। माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गईं और सबसे दर्दनाक दृश्य था उस कुएं का जिसे आज हम शहीदी कुआं कहते हैं। गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद में लोग उस कुएं में कूदते चले गए और कुछ ही मिनटों में वो कुआं लाशों से पट गया। अंग्रेजों की बेरुखी तो देखिए। इस भीषण नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने बेशर्मी से दावा किया कि केवल 379 लोग मारे गए, लेकिन वहीं हमारे भारतीय रिकॉर्ड्स और इतिहासकारों के अनुमान साफ बताते हैं कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी कई ज्यादा थी और हजारों लोग बुरी तरह घायल हुए थे। इससे पता चलता है कि उनके लिए भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। घायलों को कोई मदद नहीं दी गई, वो पूरी रात वहीं तड़पते रहे। इस पूरी घटना का जो मनोवैज्ञानिक असर था ना, वो बहुत ही गहरा था। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो पूरा भारत सदमे में था और भयंकर गुस्से में उबल रहा था। ये सिर्फ शरीरों की मौत नहीं थी, ये ब्रिटिश न्याय और उनकी इंसानियत पर बचे खुचे विश्वास की मौत थी। अब हर एक भारतीय को ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई थी कि ये हुकूमत हमारी जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। अब यहाँ मन में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी है कि इतने बड़े नरसंहार के बाद क्या उस शख्स को न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया जिसने ये अमानवीय आदेश दिया था? क्या जनरल डायर को कोई सजा मिली? ऐतिहासिक तथ्यों के पन्ने जब हम पलटते हैं तो इसका जो जवाब मिलता है वो बेहद चौंकाने वाला है। जांच के नाम पर एक हंटर कमीशन बैठाया गया और इसके नतीजों ने भारतीयों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जनरल डायर को कोई कड़ी सजा नहीं दी गई, बल्कि सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात तो ये थी कि ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे बाकायदा एक हीरो की तरह सम्मानित किया। इस रवैये ने आग में घी का काम किया और अब भारतीयों को समझ आ गया था कि अपने अधिकार उन्हें खुद छीनने ही पड़ेंगे। इस भारी अन्याय ने पूरे देश में बदलाव की एक सुनामी ला दी। सबसे पहले रबींद्रनाथ टैगोर ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के मुंह पर मार दी। इधर महात्मा गांधी को एहसास हो गया कि अब वक्त आ गया है और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया। इस एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक चट्टान की तरह एकजुट कर दिया। ये सच में हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, वहीं इस घटना का कुछ लोगों पर बहुत ही गहरा व्यक्तिगत असर पड़ा। ऐसे ही एक युवा थे उधम सिंह। जलियांवाला बाग के उस खूनी मंजर ने उनके दिल में एक ऐसी आग लगा दी कि उन्होंने वहीं खड़े होकर इस नरसंहार का बदला लेने की कसम खा ली। ये कोई खोखली कसम नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जो आने वाले कई दशकों तक उनके सीने में जलने वाला था। जरा उधम सिंह के इस दृढ़ संकल्प के बारे में सोचिए। 1919 में उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये कत्लेआम देखा था और फिर पूरे 21 साल का लंबा इंतजार। 1940 में वो लंदन पहुंचे और उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मार दी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उधम सिंह ने डंके की चोट पर कहा कि ये जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला है। इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वो भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर हम आज वर्तमान में लौटे और अमृतसर जाएं, तो आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सीना ताने खड़ा है। वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी वैसे ही मौजूद हैं। वो शहीदी कुआं आज भी वहीं है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं और वो दीवारें आज भी खामोशी से उस त्रासदी की पूरी कहानी बयां करती हैं। ये एक जीता जागता सबूत है जो हमें याद दिलाता है कि हमने अपने इतिहास की कितनी भारी कीमत चुकाई है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बेहद मार्मिक पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने करोड़ों भारतीयों को अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को मजबूर कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, वो हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इसके पीछे हजारों बेगुनाहों का खून और एक लंबा संघर्ष है, और ये बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए।